बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेलकम टू न्यूज़ नाइट। मैं हूं शनासा रहमान और मेरे साथ है राना कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। एज ऑलवेज आप लोग फेमिलियर हैं शो के फॉर्मेट से। दिन के जो 3 सबसे क्रिटिकल अहम तरीन टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कोई ना कोई उसमें से निचोड़ निकाले। आज के जो 3 क्रिटिकल टॉपिक्स हैं उनमें से नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंटली वो है कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से यूएस सेनेटर लिंडजी ग्रेहम की पाकिस्तान में आमद, सेंटकॉम के चीफ जो हैं जनरल वोटेल उनकी यहाँ पे आमद, और उसके अलावा अफगानिस्तान की हुकूमत की डेलीगेशन के साथ और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ राब्ते शुरू हुए हैं। एक दफा फिर हमें नजर आ रहा है कि हम लोग पिछले साल का जायजा लें, जो पाक यूएस रिलेशनशिप्स वो एट एन ऑल टाइम लो, अब फिर से जाके उनमें पेशरफ्त आ रही है, सिंपली बिकॉज पाकिस्तान की अब शदीद जरूरत है यूएस को एज फार एज एन अफगान लेड पॉलिसी इज कंसर्न्ड। दूसरा अहम तरीन टॉपिक जो है, चीफ जस्टिस खोसा साहब ने वेरी क्रिटिकली एंड इम्पोर्टेंटली ये कहा है कि इंटर इंस्टीट्यूशन डायलॉग होना चाहिए विद फोकस ऑन द चार्टर ऑफ गवर्नेंस। यही बातचीत पिछले साल सेनेटर रजा रब्बानी साहब ने भी की थी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो रिस्पॉन्स आया मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की तरफ से, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN, PTI, सारी सियासी जमातों ने इसको जो है एक वेलकम का जेस्चर दिया है। बट वो कहते हैं कि इट इज द नीड ऑफ द आवर, क्रिटिकली नीड ऑफ द डे। लेकिन क्या ये हो पाएगा या नहीं। एंड तीसरा अहम तरीन टॉपिक वो ये है कि क्या पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत है या नहीं। अगर हम लोग देखें मिलिट्री कोर्ट्स का जो सक्सेस रेट अब तक रहा है, 99% कन्विक्शन रेट यहाँ पे रहा है, विच इज इनक्रेडिबली हाई। अगर हम लोग पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम का एक रिव्यू लें तो जहाँ पे हमारे पास 99% सक्सेस रेट रहा है ऑन द वॉर ऑन टेरर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स, क्या हम लोग वापस इसको अपने क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में फेंक देंगे? और जो पार्टीज इसको रेजिस्ट कर रही हैं वो किस बुनियाद पे कर रही हैं एंड व्हाट डू दे वांट आउट ऑफ इट? इन तीनों चीजों पे गुफ्तगू होगी। राना साहब, फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने पहला टॉपिक इंट्रोड्यूस करा दिया, क्रिटिकली अ चेंज इन यूएस पाकिस्तान रिलेशंस। और वही प्राइम मिनिस्टर साहब को जो पहले हमने जिक्र किया था, वो कहते थे कि आप जब इमरान खान साहब थे और प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं थे तो कहते थे कि आप तो जो हैं वो तालिबान खान हैं, आप तो तालिबान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू डील विद यू। अब अजीब बात है, उसी प्राइम मिनिस्टर के पास वो आए और कह रहे हैं कि असिस्ट अस, हेल्प अस। आप कैसे देखते हैं? टाइम्स सीम्स टू बी चेंजिंग नाउ, द सिचुएशन इज चेंजिंग। अब आप देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट व्हेन ही टुक ओथ ऑफ ऑफिस, और सबसे पहले जब उन्होंने एड्रेसिंग द यूएस जनरल्स उन्होंने साउथ एशिया के हवाले से एक स्ट्रेटेजी अनाउंस की। उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो कहा कि पाकिस्तान बेसिकली वाज ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग दैट वेंट रॉन्ग इन अफगानिस्तान, सिंस वो अपने से ब्लेम शिफ्ट कर रहे थे पाकिस्तान पे। उसके बाद एक ऑब्नॉक्शियस ट्वीट भी आया उनकी तरफ से ऑन न्यू ईयर ईव लास्ट ईयर। उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान अभी खासतौर पर इमरान खान साहब का तो एक बड़ा क्लियर व्यू हमारे सामने आया ना, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वुड नो मोर बी अ क्लाइंट स्टेट एंड वी वुड नो मोर बी अ हायर्ड गन। ये बात होगी, और अमेरिका के साथ जो मामला होंगे वो बराबरी की सतह पे होंगे। इससे पहले भी 2 साल पहले पाकिस्तान है टेकन अ वेरी क्लियर पोजीशन, उसमें ये था कि जी डू मोर वाला मामला अब नहीं चलने वाला। पाकिस्तान ने कहा जी नो मोर, मीनिंग देयर बाई नॉट एनी मोर, वट एवर वी हैव टू डू वी डिड इन आवर ओन इंटरेस्ट फॉर आवर सर्वाइवल, हमने किया। एंड ऑपरेशन जरबेज यू नो, देन रद्दुल फसाद एंड यू नो आपका जो ट्राइबल एरिया था वहां पे किस तरीके से ऑपरेशन हुआ। फिर उसके साथ आप देखिए कि अमेरिका की तरफ और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला थे वो काफी एट द लोअर स्टेप चले गए। यूं कह लीजिए कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे वो उसमें वो गर्मी नहीं थी जो माजी में पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका रखता था एज अ मेजर नॉन नेटो अलाय के तौर पे भी, और जिस तरह वॉर ऑन टेरर में एक पार्टनरशिप चल रही थी। अब आप देखिए कि जब अमेरिका को ये रियलाइज हुआ, ये वहां पे बात हो रही है, अब अमेरिका के अंदर खासतौर पे सवाल उठाए गए अमेरिका में, उनके न्यूज़पेपर्स में, उनके थिंक टैंक्स में, कि जनाब ये 17 साल जो आपने गुजारे सिंस 9/11/2001 अब तक, व्हाट वर आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड हैव वी बीन एबल टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स? राना साहब, द क्रिटिकल क्वेश्चन इज, जो आप जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल बजा कर रहे हैं। 2 साल पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रंप साहब की किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, वहां पे जो थिंक टैंक्स हैं, वहां पे जो पीपल हु मैटर, एकदम से वो तो हमेशा से कहते कि पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड। अब इस एडमिनिस्ट्रेशन में ये कहां से अकल आई है
کہ پاکستان کو آن بورڈ لینا ہے. اچھا چینج کا اس کی وجہ کہ پاکستان کی آپ کو معلوم ہے ایک بڑی کنسسٹنٹ پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے کہ the افغان پیس پروسیس ہیز ٹو بی لیڈ بائی دی افغانس اینڈ اٹ مسٹ بی افغان اونڈ. دس از واٹ پاکستان ہیز بین سیئنگ. پلس پاکستان چاہتا ہے کہ ایک انکلوسیو ہو پروسیس, کہ پروسیس جب انکلوسیو ہوگا تو کریڈیبل بن جاتا ہے. جب کریڈیبل کرنا ہے تو آپ کو ریکنسائل کرنا پڑے گا. ریکنسائل کس سے؟ دوز ہو آر ولنگ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا اب طالبان کیا کہہ رہے تھے کہ جناب وی ول ناٹ ٹاک ٹو دا افغان ریجیم بیکاز دے تھاٹ اٹ از puppet regime. So they wanted to talk to the masters. انہوں نے کہا امریکہ کے ساتھ ہم بات کریں, آکوپیشنل فورسز ہیں وہ وہاں سے withdraw کریں, ہم بات کریں گے آگے. امریکہ نے اب دیکھیں ایک جب ری وزٹ کیا یا ری تھنک کیا کہ ہاؤ ٹو برنگ پیس ٹو دس ریجن اف دے ریئلی آر انٹرسٹڈ ان پیس ان دس ریجن. میرے ڈاؤٹس ہیں اینی ویز. اچھا اس میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان شوڈ پلے اے رول, کہ طالبان کو کنونس کرے. پاکستان کا بھی وہ وی کین ناٹ ایکسرسائز آور اتھارٹی اور پاور, وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, بٹ اگر کہیں رابطے جو ہیں ہم ان کو یوز کر لیتے ہیں اینڈ وی کنونس دیم اوکے کم ٹو دا ٹیبل فار ٹاکس. اب اس کے نتیجے میں سم راؤنڈز آف ٹاکس ہو چکے. اچھا ان ٹاکس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ کچھ نظر نہیں آیا. آپ کو یاد ہے مری میں بھی معاملہ ہوا تھا جب ملا عمر کی خبر جو ہے وہ لیک ہوئی اور پھر وہ سبوٹاج ہو گیا پروسیس. اب ریسنٹ میں دیکھیے پروسیس کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ون ہو یوز ٹو بلیم پاکستان فار ایوری تھنگ, انہوں نے ایک خط لکھا ہمارے وزیر اعظم کو جن کو طالبان خان کا نام دیا جاتا تھا. ٹھیک کہ جی وہ ڈائلاگ کی بات کرتے, انہوں نے کہا جی آپ اپنا رول پلے کریں, اینڈ اس چیز کو انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ پاکستان ہیز اے سینٹرل رول. اچھا عمران خان صاحب نے کہا کہ وی آر ہیئر فار اے پیسفل سیٹلمنٹ آف افغان ایشو بیکاز ہمارا تو ہمیشہ سے اسٹارٹ رہا ہے. But they never agreed to that. اچھا اب کیا ہوا کہ وہ یو اے میں یو ریمبر کہ ایک راؤنڈ آف ٹاکس ہوا جس میں پاکستان, یو اے اینڈ سعودی عربیہ بھی. اس کے ساتھ ڈیورنگ دی کورس آف دیٹ ڈائلاگ افغانستان کا ایک آفیشیل ڈیلیگیشن بھی جاتا ہے وچ انوائز طالبان. ان کا وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے بغیر بات ہوگی, امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوگی. بات سنیے بھی بڑی عجیب بات ہے کہ میں آپ سے سوال ہمیں مجھے اسٹرینج لگتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ امریکہ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو دوسرا اسٹیک ہولڈر ہے افغانستان میں افغان گورنمنٹ ان کو ٹاکس میں وجہ کہ وہ اس کو پپٹ رجیم سمجھتے ہیں. پپٹ رجیم سمجھتے ہیں. لیکن بات تو کریں, ہمیں فون پہ جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر رفت صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے معلوم ہے کہ بڑی ڈپلومیٹک ہیکٹک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی, ایک طرف ایک ریپبلکن سینیٹر یہاں پہ موجود ہیں اور سینٹکام کے چیف بھی ہیں, اور پچھلے دنوں زلمہ خلیل زاد بھی ہو گئے, لیزا کرٹس بھی یہاں پہ ہو کے گئی ہیں. امریکہ کے جو سینیٹر ہیں ریپبلکن, آپ یہ جان مکین کے بہت قریبی ساتھی تھے اینڈ ہی ہیز وزٹڈ ود ہم پاکستان بھی اور افغانستان سارا کرتے رہے. ہی سیز دیر از اے نیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان. ڈو یو تھنک؟ نہیں جی, میں اس بات کو قطعی طور پہ مانتا نہیں ہوں, کیونکہ ایک یہ ریٹوریکل اسٹیٹمنٹ ہے جس کے تحت وہ پاکستان کو ایک فالس قسم کی ایشورنس دے رہے ہیں کہ ہماری ایک نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ بن سکتی ہے. اگر وہ امریکہ کی خواہش ہوتی کہ وہ پارٹنرشپ کو بنانے کی کوشش کرتا, وہ پاکستان کا جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے اس کو کیوں بند کرتے, پاکستان کی جو ملٹری کی ٹریننگ جو ہے وہ اس کو کیوں بند کرتے, اور پھر جو پاکستان کی امداد جو ہے وہ اس کو کیوں بند کرتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس حقیقت کو جھٹلاتی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بننے کے امکانات ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہونی نہیں چاہیے, لیکن وہ اگر اسٹریٹجک پارٹنرشپ امریکہ بنانا چاہتا ہے تو جتنے پچھلے 2 سالوں کے اندر انہوں نے اس ریلیشن شپ کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے, جب تک اس بگاڑ کی تلافی نہیں ہوگی تو پاکستان کو اس امریکی دلاسے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اور ہمیں حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے کہ حالات کو ہم اسی نہج پہ دیکھیں جس کی طرف وہ جا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں اس کانٹیکس میں کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی امداد جو ہے وہ امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کے لیے ڈائلاگ کے ذریعے یا ریکنسیلیشن پروسیس کے ذریعے جو امریکہ کی ڈپینڈنس ہے پاکستان کے اوپر ہو چکے بڑھ رہی ہے, تو اس کے عوض میں وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کریں. لیکن میرے خیال میں اس بات کا دور
हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, अंडरस्टैंडेबल कि चूंकि तालिबान के साथ डायलॉग की भी बात है, पाकिस्तान से भी कहा जा रहा है कि अपना रोल प्ले करें, और अभी रिसेंटली तो कॉल ऑफ किया तालिबान ने बिकॉज दे डोंट वांट टू टॉक टू द काबुल रजीम। अच्छा, दूसरी तरफ अब वो ये भी कहते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक क्लीशे है या एक ऐसी स्टेटमेंट है जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं पाकिस्तान इज मोर रिलायबल टुडे देन यस्टरडे। नहीं तो ये तो जो उतार चढ़ाव है हम उसके आदी हो चुके हैं। आज वो एक बात कह रहे हैं और हो सकता है कल को वो अगर उनके डायलॉग नाकाम होता है तो वो कहेंगे पाकिस्तान को डूम और का तकाजा फिर शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल में ये जो उतार चढ़ाव है ना, उसके अंदर जब तक देखें, अगर ममालिक के दरमियान तल्लुकात के अंदर जो है वो एक सबात होता है, एक ठहराव होता है। लेकिन अमेरिका की ये जो अप एंड डाउन वाली पॉलिसी है, मैं तो उसको बिल्कुल डिसमिस करता हूं। मैं तो इसके ऊपर किसी किस्म का क्रीडेंस इस चीज को नहीं देता। अच्छा, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की बात हुई कि वो भी कह रहे हैं कि अमेरिका डज नॉट वांट ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जो उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने इस चीज का इंदिया दिया कि प्राइम मिनिस्टर भी हमारे चाहते हैं कि ये ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए, कि इफ वी डू समथिंग फॉर अमेरिका तो अमेरिका हमें कुछ देगा या अमेरिका हमें कुछ देगा तो हम उनके लिए कुछ करेंगे। नहीं, देखें, वो जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसका इजहार किया है कि रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ ले जाना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तो अमेरिका ने हमसे बहुत पहले शुरू किया था। आपको याद होगा कि डिफेंस सेक्रेटरी लेवल के ऊपर वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डायलॉग भी उन्होंने शुरू किया था, लेकिन उसको वो पिछले 1 साल से 1.5 साल से वो बंद है। तो उसकी जो सारी जेतें हैं, जो सारे उसके अंदर एनर्जी भी है, सिक्योरिटी भी है, सारे के सारे तल्लुकात जो हैं, तो मैं तो ये अमरीकियों से ये सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे मुमकिन है जब आपने ऑलरेडी इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस खित्ते के अंदर चुन रखा है, और इंडिया की शह के ऊपर वो जो कार्रवाइयां वो कर रहा है, कश्मीर का मसला हो या पाकिस्तान के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो फायरिंग हो, तो वो तो उसको तो हिंदुस्तान को अमेरिका की थपकी हासिल है। तो इस थपकी के होते हुए वो अमेरिका किस मुंह से पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जुड़ाने की बात करता है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। राणा साहब, द पॉइंट इज कि ये बड़ी क्रिटिकल उन्होंने बात की है कि उन्होंने कहा कि जब इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक है तो पाकिस्तान, मेरा इससे अलग एक क्वेश्चन है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर अमेरिका अभी हमारी मदद चाहता है, इट्स अ सिंपल ट्रांजैक्शन, तो फिर हमारी भी कोalition सपोर्ट फंड जो है वो खोले, फिर हमारी भी इमदाद जारी करे, बिकॉज अमेरिका ने कभी हमारे साथ एक कंसिस्टेंटली रिलेशनशिप नहीं रखा है। तो फिर अगर वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहा है, क्वाइट फ्रैंकली लेट्स बी ऑनेस्ट, इन दिस डे एंड एज जहाँ पे हर मुल्क अपने मफाद की जंग लड़ता है, तो फिर हम क्यों नहीं? हमें क्या पता कि कल जो है बातें की टॉक्स कामयाब हो ना हो, क्या सिचुएशन बने, हम फैसिलिटेट करें अपने और अफगानिस्तान के अमन के लिए भी, लेकिन जितना हमने किया है उतना किया है, उसके आगे हमें भी तो कोई फायदा हो। आप बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब का भी अगर आप देखिए उनका एनालिसिस भी यही है कि अगर ये स्टेटमेंट जब ये कहते हैं कि देयर इज अ न्यू पार्टनरशिप बिटवीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान, और साथ ये कहते हैं कि पाकिस्तान आज बिल्कुल तब्दील हो गया, इट इज स्ट्रेटेजिकली चेंज कंट्री नाउ। ओके, चले मान लिया, लेकिन वो क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान हैज डन ए लॉट फॉर इटसेल्फ, कि आपने हमेशा पाकिस्तान को बिट्रे किया, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ बिट्रेल, चीट किया, हिस्ट्री है हमारे सामने। अब पाकिस्तान की जब मुश्किलात थी वॉर ऑन टेरर के हवाले से, तो पाकिस्तान ने सिंगल हैंडेडली विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री हमने ये ज़रबे अर्ज़ किया, रद्दुल फसाद, हमने चीजों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, एंड वी सक्सीडेड, एंड देन वी स्टार्टेड फेंसिंग द बॉर्डर अफगानिस्तान का। आपने वो जिक्र भी किया था, हम शो से पहले जो डिस्कशन करें, वो डिस्कसिंग दिस के जनरल वोटर आई बिलीव सर दिस के पाकिस्तान ने 18 महीने में वो कर दिया है जो अमेरिका, वो सेनेटर लिंकन ने कहा कि what Pakistan has done in 18 was what America has been desiring for last 18 years, 18 माह में वो काम हुआ जो 18 साल में नहीं हो सका। तो अमेरिका बेसिकली, अब ये भी देखें सवाल इस पे है, क्या अमेरिका रियली इंटरेस्टेड था कि ये बॉर्डर जो है फेंस हो जाए? टू बी ऑनेस्ट विद यू, जहां तक मेरी रिसर्च कहती है और जो मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस कहता है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा, अब पाकिस्तान ने तो अपनी हम बका की जंग लड़ रहे थे कि अब हमारे लिए वो सिचुएशन आ गई, एपीएस का वाकया ऐसा था कि विच शोक अस, तो हमने कहा अगर नाउ और नेवर की सिचुएशन, हमने वो सारा सिलसिला शुरू किया एंड वी फॉट इट आउट।
जो अफरीत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिफोर मूविंग ऑन से आप ये कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट शुड बी स्मार्ट, हमारे जो क्रिटिकल प्लेयर्स हैं उनको इंटेलिजेंटली करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो आप कहीं और भी एक नया बेट ना हो, एक नया कोई ऐसा जाल नहीं है जिसमें आप वो फंसा लेंगे। ठीक है, इस वक्त उनकी जरूरत है कि उसकी वजह भी एक इंटरेस्टेड कि 2019 है, अब पहले अप्रैल में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने थे अफगानिस्तान में, नाउ दे हैव बीन पोस्टपोन्ड और टिल जुलाई दिस ईयर। अच्छा, और कल एक सिलसिला शुरू हुआ अफगानिस्तान में कि वो प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स जो है वो भी लॉन्च हुई, कुछ तकरीबन 13-14 पीपल आर इन दिस रेंज। अशरफ गनी साहब इज एस्पायरिंग फॉर अनदर टर्म। अच्छा, अब वहां का जो सिचुएशन है, क्या अमेरिका उस सिचुएशन को सामने रखते हुए पाकिस्तान को साथ मिलाना चाह रहा है कि किसी तरीके से तालिबान को साथ मिलाया जाए, डायलॉग किया जाए और वहां पे एक एनवायरमेंट ऐसा हो जाए, कंड्यूसिव हो जाए फॉर इलेक्शन, ये भी पॉसिबिलिटी है, अप्रोच के साथ हो सकता है। अच्छा, अगर उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, once again they would be saying do more, वो सारा होगा। अच्छा, इसके साथ एक रैंड कॉर्पोरेशन जो थिंक टैंक है अमेरिका, उसकी एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है ये फॉर्मुलेट की, इसके ऊपर रिसर्च है कुछ फॉर्मर एम्बेसडर्स की और कुछ फॉर्मर डिफेंस ऑफिशियल्स की है। वो ये कहते हैं, अभी आप देखिए कि तालिबान का नुक्ता क्या है या उनकी कंडीशन क्या है, देखिए वन ऑफ द कंडीशंस कि पहले तो ट्रूप्स का विड्रॉवल होना चाहिए। तो ट्रूप्स विड्रॉवल, पार्शियल विड्रॉल पे जो है 50% ऑफ 14,000 को हाफ ऑफ जो है वो कहते हैं बुला लेते हैं। लेकिन उसके साथ अमेरिका में भी एक रिएक्शन तो आया ना आपके सामने कि पेंटागन ने कहा कि नहीं, अब ये रैंड कॉर्पोरेशन की जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है, वो यही कह रही है कि अगर आप ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेते हैं ऐसे हालात में तो देन यू वुड बी लूजिंग देयर, बिकॉज तालिबान मे नॉट रिस्पॉन्ड, अपनी जगह होगा भाई, बट तालिबान वुड नॉट बी रिस्पॉन्डिंग कि जनाब आप तो ट्रूप्स विड्रॉ हो गए, कोई कोई लेवरेज नहीं किया, कोई निगोशिएट करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा। लिहाजा वो कह रहे हैं कि यू हैव टू कीप सम ऑफ द ट्रूप्स देयर सो दैट तालिबान आर एंगेज्ड, और ये बात होगी, ठीक है, ये चीजें अगर होंगी देन वी विल ड्रॉ द ट्रूप्स और ये बातचीत आगे चलती रहेगी। आई हैव टू एग्री विद रैंड कॉर्पोरेशन एनालिसिस जो उन्होंने आपने जो बयान किया है कि वाकई आई थिंक कि वो ट्रूप्स का प्रेशर रखेंगे, दे वांट टू ब्रिंग द तालिबान टू द टेबल। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जैसे हम लोग वापस आएंगे द सेकंड क्रिटिकल टॉपिक ऑफ द डे, चीफ जस्टिस खोसा साहब ने जो कहा है कि इंट्रा इंस्टीट्यूशन डायलॉग होना चाहिए बेस्ड ऑन द चार्टर ऑफ गवर्नेंस, और इसको जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको करें हमारे प्रेसिडेंट साहब, उनके ऑस्पिस के अंदर हो, और इसमें जो हमारे सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो पॉलिटिकल, लीगल, अदरवाइज, इंक्लूडिंग आवर मिलिट्री एंड आवर इंटेलिजेंस, सारों को ऑन बोर्ड होना चाहिए। कीप वॉचिंग, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। With over 10,000 4G towers across Pakistan, wherever you are, we're already here. And here, Zong 4G, a new dream. First and only network with over 10 million 4G customers and over 10,000 4G towers. Discover miles of smiles on Pakistan's #1 data network. Zong 4G, a new dream. वेलकम बैक जी। राणा साहब, ब्रेक से पहले हम लोगों ने अनाउंस किया था कि इट विल बी द सेकंड क्रिटिकल टॉपिक ऑफ द डे, द इंट्रा इंस्टीट्यूशन डायलॉग ऑन द चार्टर ऑफ गवर्नेंस। ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये भी हमने शुरू में अपनी नाजरीन को बताया था कि ये 2017 में सेनेटर रजा रब्बानी ने थ्रो किया था, इसको वेलकम किया गया है
सारी सियासी जमातों से। मैं फिर से इस बात को रीइटरेट करूंगी, और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीपल्स पार्टी से फरतुल्लाह बाबर साहब ने इसको वेलकम किया है, PMLN से वेलकम किया गया, बट दे सेइंग कि इट इज अ नीड ऑफ द डे, नीड ऑफ द आवर, लेकिन होता नहीं है। अब ये होगा कैसे? आइडिया इज ब्रिलियंट, प्रैक्टिकली कैसे हम करेंगे? होगा आज नहीं तो कभी ना कभी होगा। राइट, ओके। अब ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या? गवर्नेंस। ट्रू। अभी पिछले दिनों जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जुडिशरी को हेड कर रहे थे, तो हमारे यहाँ एक ये अब आजकल बहस उनके जाने के बाद शुरू हुई कि जी वो तो ही बस हर उस इश्यू पे वो काम कर रहे थे और बात कर रहे थे जो कि एग्जीक्यूटिव का है। राइट। तो प्रॉब्लम क्यों था ऐसा कि व्हेन एग्जीक्यूटिव डज नॉट डू इट्स जॉब तो समबडी हैज टू डू इट। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जिसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का था, ये जो एनक्रोचमेंट का मामला था, जो मिलावट शुदा अशिया है, ड्रग्स हैं, दूध है, और बहुत सारे जो मामला थे उसकी बात, हेल्थ फैसिलिटीज का इशू था, एजुकेशन का प्रॉब्लम था, पानी का इतना बड़ा वाटर रिजर्वायर का इशू, ये तमाम वो इस तरह से रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ की बातें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा था, माजी में नहीं कर पा रहा था, इस पे जो है गवर्नेंस की वजह है ना कि पुअर गवर्नेंस। अग्रीड, बट इसमें एक और भी वो काउंटर है ना, आप मुझे बताइएगा। फिर लोग ये कहते हैं कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने जिस तरह फोकस करना चाहिए था जुडिशरियल रिफॉर्म्स पे, उस पे वो खोसा साहब ने क्या कहा? खोसा साहब ने एग्जैक्टली मुझे डैम बनाना है, लेकिन मैं डैम किसके सामने बनाना है? मुझे वो पेंडेंसी खत्म करनी। 1.9 मिलियन केसेस आर पेंडिंग विद द जुडिशरी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो कहते हैं कि मैं पेंडेंसी को खत्म करना है मैंने। उन्होंने अननेसेसरी डिले है जो जस्टिस के हवाले से, उसको वो कह रहे हैं मैंने डैम बनाना है, उसके खिलाफ वो डिले खत्म करना है। फिर उसके बाद वो कहते हैं फ्रीविलियस जो टेस्टिमनीज हैं या केसेस हैं उसको भी रोकना है, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारी फ्रीविलियस FIRs हो जाती हैं और वो अदालत में चली जाती हैं, वो पेंडिंग, बस किसी को फंसाना है तो आप लगे रहते हैं। ठीक है। फिर उसके साथ साथ आप फॉल्स टेस्टिमोनियल्स की जब हम बात करते हैं वो भी है कि आप ऐसी शहादतें दे देते हैं जिसकी बुनियाद पर कुछ साबित तो हो नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो कुछ आपके पर्सनल फ्यूड्स होती हैं फैमिलीज की या इंस्टीट्यूशन के दरमियान, वो चलता रहता है। अब ये तो वो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं। साथ साथ एट द सेम we appreciated कि साकिब निसार साहब ने जो काम किए हैं वो गवर्नेंस से रिलेटेड थे और बिल्कुल ठीक थे। उन मामलात की तरफ मेरा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू और आपका भी होगा कि अगर एग्जीक्यूटिव ने अपना काम नहीं किया जो करना था, बिकॉज द गवर्नेंस वाज पुअर एंड इट इज नॉट दैट पिछले 5 सालों में, उससे पहले 5 सालों में थी, इट इज बीन फॉर द लास्ट 70 years कि गवर्नेंस का जो क्राइसिस है ये 70 साल का है पाकिस्तान में। द इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स किसको कहते हैं? कि जब इदारे अपना काम नहीं करते। ये जो मिलावट वाली चीजों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं राना साहब के मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं वो कोऑर्डिनेट करके एक साथ इंट्रा इंस्टीट्यूशनल जो डायलॉग की वो बात कर रहे हैं। इससे पहले रजा रबानी साहब को आपने जैसे इंट्रो में जिक्र किया। अब देखिए उसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये देखिए किसी भी मुल्क में निजाम हुकूमत, किसी भी रियासत में निजाम हुकूमत चलाने के लिए ये इदारे सब काम करते हैं। जब इनके बीच कोऑर्डिनेशन होगा और साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हो कि सबको अपने दायरा कार में रहना है, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स जो कि उनको दी गई। जी राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान गनी साहब, सीनियर सहाफी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। जी राना साहब। जी सलमान भाई, एक आजकल बात हो रही है गवर्नेंस की, बल्कि बड़े अरसे से हो रही है। अभी जैसे खोसा साहब ने भी रिसेंटली कहा, जब उन्होंने ओथ टेकिंग हुई उनकी, उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो गवर्नेंस का है एंड वी शुड हैव चार्टर फॉर गवर्नेंस। जैसे माजी में COD हुआ, उसके बाद इसाक डार साहब भी बात करते थे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती रही। तो ये चार्टर ऑफ गवर्नेंस जो है वाकई इसमें कोई शक नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हुआ जिसकी वजह से ये गवर्नेंस के इश्यूज पैदा हुए और ये बद इंतजामी जो है, साहिवाल का वाकया भी आपके सामने है कि ये भी एक वन ऑफ उसी की ये एक कड़ी है। तो किस तरह आप इनकी सजेशन को देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग जो है? देखिए राना साहब, ये बात चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट रेफरेंस में की है जी, और उन्होंने अपना एक माइंडसेट सामने रखा है। मैं समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान मौजूद है, आईने पाकिस्तान के अंदर अदारों का एक रोल मुतय्यन है और चीफ जस्टिस साहब ने बात की है कि पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून की बालादस्ती, जमहूरी अमल के तसलसल और खुद हुकूमती रिट की मजबूती के लिए एक मैसाक हुक्मरानी जरूरी है। मैं समझता हूँ आपने दुरुस्त कहा कि यही बात आज से 1 साल पहले मियां रजा रबानी
वानी साहब ने बलोचिस्तान में कही थी, ये दरअसल एक नफसियाती कैफियत पा रही है। देखिए हम माने या ना माने, एक अदारा जाती बहरान नजर आ रहा है, एक नफसियाती कैफियत आ रही है, और ये बात पाकिस्तान के सबसे संजीदा शख्स ने कही है। और उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने तो सदर मुगलिकत को मुखातिब किया है कि सदर साहब इस पर रुख अदा करें, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ कि ये हमारे यहाँ पार्लियामेंट मौजूद है कि पहले ये पार्लियामेंट के फोरम पे ये बात होनी चाहिए, और उसके बाद देखिए सदर साहब बहरहाल वो पाकिस्तान के आईनी सरबराह है, तो सदर साहब का एक अपना रोल है कि ये पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब हम एक न्यूक्लियर पावर है तो हमें एक जिम्मेदार मुल्क भी बनना है, हमें एक बावकार मुल्क बनना है, हमने आगे की तरफ जाना है। तो लिहाजा ये मैसाके हुक्मरानी वाली तजवीज जो है ये बरवक्त भी है, संजीदा भी है, और इस पर पेशरफ्त होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने जो कहा कि द प्रेसिडेंट शुड टेक द इनिशिएटिव, उसमें मेरा ख्याल है कि शायद ये वजह हो कि पार्लियामेंट भी अपनी जगह ठीक है, तमाम इदारे मौजूद हैं, जुडिशरी है, बट उसमें क्वेश्चन आ जाएगा हु वुड बी हेडिंग इट। देन पार्लियामेंट की अगर बात हो तो प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर जब होंगे तो मे बी दी अपोजिशन और सम अदर्स मे नॉट एग्री टू इट कि जी प्राइम मिनिस्टर इसका इनिशिएटिव, तो प्रेसिडेंट शायद चले एक सेरेमोनियली या सिंबॉलिक हेड ऑफ जो हमारे हेड हैं वो अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो ऑल स्टेक होल्डर्स दे सिट देयर। तो राणा साहब मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट साहब भी यही बात ही ना कह दें, ये चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट का अदारा होता है, दुनिया के अंदर जो अहम फैसले होते हैं वो पार्लियामेंट के फोरम पे होते हैं। और आप देखें राणा साहब कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ये कहती हैं कि पार्लियामेंट हर हवाले से बालादस्त है। ये हमारी पार्लियामेंट किस बर्स की दुआ है? देखिए क्या ये रबड़ स्टैंप है? मैं नहीं समझता रबड़ स्टैंप है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद है और इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। देखिए हमने अगर एक जिम्मेदार मुल्क बनना है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे आईने पाकिस्तान के अंदर अदारों का एक रोल मुतय्यन है, और इंतशार तब पैदा होता है जब अदारे एक दूसरे की हदूद में इंटरफेयर करते हैं। और ये साहिवाल का वाकया क्या है? देखिए बात ये कि एक अदारा था जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ एक रोल सर अंजाम देना था, लेकिन उसके इस वाकये ने उनकी सारी की नफी कर दी है। मैं समझता हूँ कि अदारों को अपने हदूद का पाबंद होना चाहिए और जवाब असर होना चाहिए। पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बड़ी अच्छी बात की है बायस से, उन्होंने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ और मैं पंजाब पुलिस के अंदर देखूंगा, हम इसका हाथ करेंगे। लेकिन राणा साहब एक और बात जो चीफ जस्टिस ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो उन्होंने अपने अदारे के बारे में कही है कि हम अदालती सिस्टम के अंदर भी इसका हाथ पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर अदालती इंसाफ ही पाकिस्तान के अंदर यकीनी बन जाए तो बहुत सारे जो इश्यूज है उनका सद्देबाब हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है इदारों का उसका वो तो जिक्र मौजूद है, उसको दोबारा से डिटर्मिन करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है कि आप बैठ के तमाम इदारों को इकट्ठा करें, ठीक है पार्लियामेंट में डिस्कशन करें, डिबेट करें, और उसके साथ एक पॉलिसी फ्रेमवर्क किसने देना है? पार्लियामेंट ने देना है। पार्लियामेंट अपनी इनपुट दे, एग्जीक्यूटिव अपनी इनपुट दे, आर्म फोर्सेज अपनी इनपुट दे, जुडिशरी अपनी इनपुट दे, सो दैट वी राणा साहब वो किसी ने कहा था कि जमाने भर की निगाहों में मुतबर होंगे वो फैसले जो मोहब्बत की मेज पर होंगे। आखिर क्या बात है? ये डेडलॉक की कैफियत अच्छी नहीं होती जमहूरी माशरों में। डायलॉग होना चाहिए, दिल बैठना चाहिए, सर जोड़ने चाहिए। और ये बात है कि सेंसेबल लीडरशिप मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। ये साहिवाल के वाकये में मैं नहीं समझता कि अपोजिशन ने कोई सियासत की है, अलबत्ता बात है कि ये बहुत बड़ा वाकया है, इसने हला के रख दिया हमारे माशरे को। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा और पंजाब के अंदर ये पुलिस से इस्लाहात पे बात करेंगे। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप देख ले कि कल जेएटी की रिपोर्ट आएगी और जेएटी पे लोगों का एतमाद नहीं है, अदलिया पे बाकी लोगों का एतमाद है। लिहाजा मेरे अभी मुझे किसी ने फोन पे बताया कि शायद अगले 24 घंटे में चीफ जस्टिस साहब भी इसका स्वयं मोटो नोटिस ले सकते हैं। बहुत बड़ा वाक्य है, इसने हमारी माशरती इक़दार को हला के रखती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, आपने बात निकाल जाएंगे। राणा साहब आई डू एग्री विद सलमान साहब, बड़े सीनियर साहब, बट एक मेरा ये है कि ठीक है, मैं जरूर कहती हूँ कि ऑब्वियसली पार्लियामेंट में ये चीज जो है वो डिस्कस होनी चाहिए एंड पार्लियामेंट ही एक फोरम है। लेकिन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक यूनिफाइंग फोर्स है, एक न्यूट्रल फोर्स है, एंड क्वाइट फ्रैंकली अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं एंड ही ब्रिंग्स ऑल द पार्टीज टू द टेबल इनिशिएटिव लेने पे, उसके बाद पार्लियामेंट में चला, इसमें क्या बुराई है? एक अच्छा बुराई नहीं है। सलमान साहब का जो कहने का मकसद है वो ये है कि जब पार्लियामेंट मौजूद होती है वहाँ पे आप डिबेट इनिशिएट कीजिए, उसके बाद प्रेसिडेंट एक डिबेट इनिशिएट करने के लिए ना एक माहौल, एक फिजा, सारों को टेबल पे लाने के लिए अच्छा, उसमें शायद जो आप कहना चाहिए वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान यानी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, वो शायद एक ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो सके। उसमें यह है कि
कि प्रेसिडेंट में टेक एग्जैक्टली वो उनको इकट्ठा करें और ताकि इस वक्त जो एक इकट्ठा तो करें डिफिसिट जो है उसको खत्म करें और इस नुक्ते में तो इकट्ठे हो ना पहले कि वी नीड अ चार्टर ऑफ गवर्नेंस इन दिस कंट्री। जब चार्टर ऑफ गवर्नेंस की बात होगी तो उसमें इकोनॉमी भी है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, उसमें डेमोक्रेसी भी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हर चीज की वो बात आएगी। तो यू कम अप विद अ फ्रेमवर्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क। आपको लगता है कि अब तक इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है अक्रॉस द बोर्ड सियासतदानों में कि वो बैठ के अपने इश्यूज, अपने केसेस, अपनी हर चीज एक तरफ रख के, मेरा ख्याल है कि टाइम हैज कम फॉर सोल सर्चिंग एंड स्टॉक टेकिंग। ये रियलाइजेशन तो हर जगह है कि आज अगर फर्ज कर लीजिए कि अपोजिशन की सियासी जमातें कहती हैं जी कि हमारा एक वो वेंडेटा हो रहा है या विछंट हो रहा है, फर्ज कर लीजिए ये क्यों हो रहा है, ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई, क्या ये चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसा होता रहे? मेरा ख्याल है नहीं कोई चाहता होगा। लिहाजा टाइम हैज कम कि हम एक स्टॉक टेकिंग करें कि माजी में जो गलतियां हो चुकी, जो मिस्टेक ब्लंडर्स हुए, उनको कैसे अंडू किया जा सकता है ताकि वो उसका शेडो जो है हमारे फ्यूचर पे कास्ट ना हो। ठीक है साहब, आई एग्री विद यू विद द फैक्ट ऑफ द मैटर कि आप और मैं तो स्टूडियो में बैठे हुए और तज्जिया कर रहे हैं और हम लोग जो है वो एंकर हैं, जो हमारे सियासतदान है। अगेन आई विल आस्क यू दिस, अक्रॉस द बोर्ड क्या वो पर्सनल पॉलिटिक्स एक तरफ रख के इस पे, बिकॉज हम लोग हर रोज सुर्खियां देखते हैं कि फिलहाल अब जो अगले टॉपिक पे आएंगे थोड़ा इसमें ज्यादा वो पर्टिनेंट हो जाता है। डू यू थिंक दैट मैच्योरिटी इज देयर? आई थिंक मैच्योरिटी तो है, वो मैं आपसे बात है नहीं, मैच्योरिटी जहां तक कह रहे हैं पॉलिटिकल, क्या इन चीजों के इसका इदराक है, क्या वो आकबत अंदेशी मौजूद है या उसी तरह नाकबत अंदेशी है माजी की तरह? देखें, अगर आज पाकिस्तान इस जंक्चर पे मौजूद है और ये क्रिटिकल सिचुएशन है, बाय द वे वो तो हम 70 साल से ये बात सुनते हैं कि पाकिस्तान, लेकिन अमेजिंग चीज हर क्रिटिकल सिचुएशन से निकला खबर नहीं बदली कि जी पाकिस्तान अपने जो है तारीख के जो मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उसकी क्यों गुजर रहा है? उसकी वजह है कि एक तो हम गवर्नेंस की जो बात करके हटे, फिर उसके बाद ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस की भी हमने बात की कि एक ट्रस्ट डिफिसिट भी रहा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसका तसलसल हमें नजर नहीं आया, इंटरवेंशन भी रही, और जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस आया तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उस तरह एस्टेब्लिश नहीं हुआ, यानी रूल ऑफ लॉ इज मिसिंग। अब आप जिस तरह भी हम जिक्र कर रहे थे साहिवाल वाला मामला, तो ये क्या है, एक महज़ब मुआशरे में, एक सिविलाइज सोसाइटी जहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात हो, जहाँ इंस्टीट्यूशंस जो है, इदारे जो आपके पास स्ट्रांग हो, वहाँ पर तो ऐसे वाक़यात नहीं होते। अच्छा, उसके साथ फिर आप देखिए इकॉनमी की जो सूरत हाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें दिखाई देती है बिकॉज अपोजिशन इज अप इन आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो वो नया वाला मामला, अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है, सारी चीजें आपके सामने है। तो लिहाजा इट इज नीड ऑफ द आवर, ये नहीं मैं कहूँगा नॉर नेवर, ये इनिशिएटिव अब लेना चाहिए। आई होप सो, बिकॉज आपने एक बड़ा क्रिटिकल चीज आपने कही और आपने ख्याल से शायद रियलाइज किया, आपने कहा कि यहाँ पे एक महज़ब माशरे में क्या ऐसी बात होती है, क्या रियलाइजेशन होती है, क्या ये बातें होती हैं? यहाँ पे बातें बहुत होती हैं लेकिन अमल नहीं होता। अमल नहीं होता। तो अमल किस लिए करना है? देखिए, जब आपको इख्तियार दे दिया गया, लोगों ने आपको मैंडेट दे दिया, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएल, देखें हुकूमत तो चले पीटीआई के पास है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को लोगों ने ये मैंडेट नहीं दिया कि आप पार्लियामेंट में बैठे और हमारे लिए सोचें, इस मुल्क के लिए सोचें? तो क्या वहां बैठ के इंडिविजुअल जो बात आप कर रही थी कि वहां बैठ के ये कि जी मुझे क्या रिलीफ मिल सकता है, मेरे खिलाफ केसेस क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है और मुझे कैसे मैनेज करना है, ये अगर तो आप अपनी जाती मफाद के लिए वहां बैठे हैं तो आई एम सॉरी, फिर यू आर नॉट सर्विंग द पार्लियामेंट, यू आर नॉट सर्विंग democracy, you are not serving this country. Agreed. ठीक है जी, नाज़रीन, we're moving on to the third topic for today, which is military courts कि क्या जो है हमें इसकी जरूरत है या नहीं है। इसको अपोज भी किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कर रही हैं, लोग ये भी कह रहे हैं, जैसा मैंने जिक्र किया था दूसरे सेगमेंट में, कि पॉलिटिकल गेम्स के लिए शायद इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने शुरू में भी कहा था कि हमारे मिलिट्री कोर्ट्स की सोफा 99% कन्विक्शन रेट रही है और वॉर ऑन टेरर में, टेररिज्म जो हम लोग लड़ रहे हैं, जिस जंग में हम लोग फंसे में अभी पाकिस्तान में, दे हैव प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल, क्योंकि जो गैप था हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उसको उन्होंने फिल किया। राना साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए जब एटीएस का वाकया होता है, उसके बाद पाकिस्तान में कैसी सूरत हाल आई कि दहशत गर्द, ये सोचा गया कि दहशत गर्द जो है उनको सजा नहीं होती, दे गो स्कॉट फ्री। उसकी रीजन कि आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस बात को सपोर्ट नहीं करता है कि ये जो इस किस्म के टेररिज्म रिलेटेड केसेस हैं उनको स्पीडीली डिस्पोज किया जाए, उनका ट्रायल किया जाए, क्योंकि जजेस आर अंडर थ्रेट, उनको थ्रेट्स आते हैं, प्रोसिक्यूटर्स, विटनेसेस। सिचुएशन ऐसी है कि आप उस केस को, बल्कि यहाँ तक हुआ इस मुल्क में, आपको याद होगा कि
जजेस ने इनकार कर दिया कि जी हम ये केसेस नहीं सुनते। अच्छा, फिर नेशनल एक्शन प्लान भी आपका बनता है, तो एक स्ट्रेटजी जो इवॉल्व हुई कि जी मिलिट्री कोर्ट्स बनाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपको याद है कि 9/11 के बाद अमेरिका में ऐसे कानून बन गए, वो सोच नहीं सकते थे लोग कि अमेरिका भी ये कानून के मतलब इजाजत विद इन 24 आवर्स एक्स्ट्रा, मतलब ये बिल्कुल तो आपको ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़े। अच्छा, उसके लिए क्या था कि फिर आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशन कवर देना, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बाद फिर आई 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो फिर दोबारा से 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया टेन्योर, क्योंकि इनिशियली 2 साल का था, फिर उसके बाद 2 साल की और एक्सटेंशन मिली मिलिट्री कोर्ट्स को। अब अगले महीने ये प्रॉब्लली मार्च में ये वंस अगेन ये एक्सपायर होती है टर्म, उससे पहले आपको ये फैसला करना है कि क्या आपको मिलिट्री कोर्ट चाहिए या नहीं। अब इनकी आप जिस तरह आपने बताया सक्सेस का कि ऑलमोस्ट 90% जो आप कह रही 99%, 717 केसेस टिल रिसेंट टाइम्स वो रेफर हुए, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने किए मिलिट्री कोर्ट्स को, जिनमें डिस्पोजल भी हुए, उनमें कन्विक्शन भी हुई, उनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, उसमें कैपिटल पनिशमेंट भी है, कुछ केसेस टेक्निकल ग्राउंड्स पे ड्रॉप भी हुए और कुछ अंडर प्रोसेस भी हैं। तो उसमें तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। क्या हम ये जंग खत्म कर चुके हैं दहशतगर्दी के खिलाफ या नहीं? पहला सवाल ये कि खत्म नहीं हुई, कामयाबियां हासिल हुई, एंड वी शुड नॉट बी कंप्लेसेंट। अगर हम क्या इसके साथ और भी बात कि इसका जो मुतबादल है वो हमारे पास क्या है, इफ वी डोंट हैव मिलिट्री कोर्ट्स, क्या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उस बात को सपोर्ट करता है, अदालतें या जुडिशरी का जो हमारा निजाम है सपोर्ट करता है कि उसी तरह ये केसेस होंगे जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स में होते गए? तो उस तरह तो पैरेलल आपके पास इक्वल पैरेलल सिस्टम तो मौजूद नहीं। लिहाजा अगर आपने इस प्रोसेस को आगे लेके जाना और कंप्लेसेंट नहीं होना, और ये एक डेटरेंस के तौर पे भी तो काम कर रही है ना ये अदालतें कि जो स्पीडी जस्टिस जिसको हम कहते हैं वो स्पीडी ट्रायल है। नहीं, बिकॉज मैं हमेशा ये बार बार कहती हूँ, इट इज नॉट द फियर ऑफ बीइंग कॉट, इट इज द फियर ऑफ बीइंग पनिश्ड। लोगों को पकड़ में आने से डर नहीं लगता, उनको पनिशमेंट से डर लगता है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि अभी रिसेंटली जब ये बात आई मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से शुरू हुआ, चूंकि जो मार्च में इनकी टर्म खत्म होती है, तो सेनेट चेयरमैन ने कहा जी वी डोंट नीड। तो मेरा उनसे सेनेट चेयरमैन साहब, ही इज अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, ही होल्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसेज, कि जनाब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने कोई ऐसा निजाम तरतीब दे दिया इस मुल्क में कि आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे जो मिलिट्री कोर्ट्स को, ठीक है मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया, ऐसा देयर इज नो स्पेस फॉर सच कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स की नहीं है। वो खोसा साहब ने भी बात की है अपने इस ओथ टेकिंग वाले दिन, जब वो जिस स्पीच की हम बात कर रहे थे कि ये 4 टीयर से 3 टीयर्स पे आपको लाना पड़ेगा, ये स्पेशल कोर्ट्स वाला मामला खत्म करना चाहिए। बट ग्रेजुअली, अच्छा ग्रेजुअली, बट उसके उस सूरत में जब आपके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं। अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? राइट, यू डोंट हैव वन। अच्छा, मुझे बताइए, मैंने दूसरे सेगमेंट में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा जिक्र किया था, एंड आई वांट यू टू टच ऑन दिस। पीपल्स पार्टी कैटेगोरिकली ये बार बार कह रही है कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, वी विल नॉट सपोर्ट दिस। अब हो सकता है एंड में जाके वो भी सपोर्ट कर दें, और लोग ये कह रहे हैं कि वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको कवर चाहिए। कवर या एक असल बात यह है कि जो बात चल रही है जी कि शायद पॉलिटिकल क्या कह रही थी, गिव एंड टेक है जी। अगर हम ये सपोर्ट करते, क्या ये इमरान खान साहब को वो सपोर्ट कर रहे हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स बना के वो इमरान खान की मदद कर रहे हैं? नहीं, वो तो रियासत की बात हो रही है। ये मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बनी थी? किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट के लिए नहीं बनी थी, किसी इंडिविजुअल की सपोर्ट के लिए नहीं बनी थी। ये रियासत के बहुत बड़े इशू को, हमारी सर्वाइवल का, हमारी बका का मसला था कि हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लिए। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये सपोर्ट करें इस पे, अगर मिलिट्री कोर्ट के मामले पे, तो वो इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दे आर बैडली मिस्टेकन। इसका मतलब है कि वो रियासत के नाम पे फिर सियासत हो रही है यहाँ पे कि जनाब अगर मेरे घेरा तंग हो रहा है। आपने कहा था कि नहीं मेच्योरिटी आ चुकी है। मेच्योरिटी देखें अपने कहीं तो वो बड़े मेच्योर हैं। अच्छा, जहाँ उन्होंने खुद इंटरेस्ट, उनकी सेल्फ इंटरेस्ट है या पार्टी इंटरेस्ट है, दे आर मेच्योर पीपल। लेकिन देखना ये इम्तहान है उनकी मैच्योरिटी का कि क्या वो पार्टी पॉलिटिक्स से और इंडिविजुअल अपनी इंटरेस्ट से वो बालातर होकर बात करते हैं, रियासत की इंटरेस्ट में बात करते हैं या नहीं करते। और दूसरी बात कि पिछले 5 सालों में कि एक बड़ी जमात जो है वो हुकूमत में थी और दूसरी बड़ी जमात जो है वो लीडिंग यानी अपोजिशन को लीड कर रही थी, लीडिंग अपोजिशन पार्टी थी। तो इन्होंने क्या किया आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से, क्या ब्रेक थ्रू कर दिया, क्या अचीवमेंट्स कर दी कि आपको मिलिट्री कोर्ट की जरूरत? अगर वो आपको ये मुड़ के कहें कि जस्टिस सिस्टम हमारे अंडर नहीं आता, हम लेजिस्लेशन किसने करनी है? ट्रू।
देखिए, अगर आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट आज काम कर रही है, किसी लेजिस्लेशन के जरिए कर रही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कर रही है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है या ये जो आपका क्रिमिनल कोड है हमारा जो जस्टिस का, उसको किसने ठीक करना है? पार्लियामेंट ने करना है ना। ठीक, अदलिया के पास तो ये लेजिस्लेशन की अथॉरिटी नहीं है। राणा साहब, अपने केसेस से फोकस हटाएंगे तो फिर इन केसेस प्रॉब्लम ये है होता ये रहा कि मिनिस्टर जो है वो अदालतों के बाहर खड़े होते हैं कि अपना काम छोड़ के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इज ऑलरेडी देयर कि वो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लॉ मिनिस्टर यहाँ पे तो पूरी की पूरी जो टीम होती है कैबिनेट, वो वहाँ पे काम क्या हुआ पिछले 5 साल में, उससे पहले 5 सालों में? प्रॉब्लम ये है कि जो इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है कि स्टॉक टेकिंग की, कि हमें देखना है कि जो रियल इश्यूज हैं वो क्या है, अवाम को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी अवाम, रियासत किससे है? पीस ऑफ लैंड तो नहीं होगी ना, सिंपल पीस ऑफ लैंड है, लेकिन उस लैंड में रहने वाले कुछ लोग भी तो हैं और 22 करोड़ लोग हैं। क्या आप उनको इंसाफ दे रहे हैं? उनको सेहत की सहूलियत दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं? रूल ऑफ लॉ की बात है कि अगर रूल ऑफ लॉ सिर्फ ये हो कि आपके लिए एक सेपरेट सेट ऑफ लॉ हो और मेरे लिए एक सेपरेट सेट ऑफ लॉ हो, तो इसका मतलब है कि वो तो क्या से अनार्की है, इसी को तो फिर वो कहते हैं ना सिसिलियन माफिया, इसी तरह तो काम करता है। ठीक है कि आपके ऊपर तो कोई चीज अप्लाई नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं हो रही। आई वांट टू आस्क यू, देखिए हम बस वक्त कम रहता है शो में, आप मुझे बताइएगा कि अगर आज मैं आपसे आपका एक फोरकास्ट लूँ, आपका एक एनालिसिस जो है वो ट्रेंड एनालिसिस को कहा जाता है, मुझे बताइएगा कि ये जो रेजिस्टेंस आ रही है to the approval, again reapproval of the military courts, ये होंगी या अभी रेजिस्टेंस बढ़ेगी एंड एंड में जाके हो जाएगा? मेरा ख्याल है, देखिए अगर आप देखें लॉ के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो गुंजाइश नहीं है, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देनी पड़ेगी, 2/3 मेजोरिटी के साथ होगा, अदरवाइज तो ये इसका टेन्योर एक्सटेंड नहीं होता। तो लिहाजा अब ये है कि इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई है एक, आई थिंक, और वो उससे बात करेंगे और बात करके फिर उसके बाद देखें अपोजिशन का क्या रिएक्शन आता है, किस तरह वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरा ख्याल है सैनिटी विल प्रिवेल, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और अ गवर्नमेंट। ये तो रियासत का मामला है जिसमें तमाम आपके रियासती इदारे जो है वो इसमें शामिल होंगे। इसको मेरा ख्याल है कि हो जाएगा। जैसे आप देखिए कि डीजीआई स्पेयर साहब के लिए कल उन्होंने गालबन जो बात कही है कि ये कोई फौज की ख्वाहिश नहीं है कि इस मुल्क में फौजी अदालतें हों, ये रियासत की रिक्वायरमेंट है, पार्लियामेंट में करना है। लेकिन ये कोई फौज की ख्वाहिश नहीं है, ये फौज के लिए नहीं बनाई जा रही, ये तो रियासत की बका की बात है, एक डिटरेंस है, रियासत के मामलात को देखने के लिए है। या तो फिर आप ऐसी अदालतें दें जिसमें जज जो है वो बिला झिझक ऐसे मुकदमात सुने और वो डरे ना, उसको कोई धमकाने वाला ना, उसको प्रोटेक्शन हो, प्रोटेक्शन हो। लोग एक हालत में जंग में है, मैं बार बार ये कहती हूँ कि जो जज बेचारा है वो उसको खुद शायद ना डरे, लेकिन उसकी फैमिली मेंबर्स को थ्रेटन करेंगे उसको, मतलब वो इसीलिए कि क्या आपने ऐसा कोई मैकेनिज्म आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि आपको फौजी अदालतों की अब जरूरत हो, ऐसा मेरी नजर में तो नजर नहीं है आ रहा मुझे। ठीक है, अच्छा जी, बात फिर से उसी पे आ जाते हैं। आई थिंक हमने तीनों टॉपिक्स डिस्कस किए नाज़रीन, एंड दे वर ऑल थ्री वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेरे ख्याल से जो सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट आज के शो का, जो एटलीस्ट मुझे लग रहा है, एंड यू कैन डिसएग्री और एग्री विद मी, तो ये है कि ये इंटर इंस्टीट्यूशन डायलॉग जो है, बिकॉज हमारे हर टॉपिक उसी पे आके रुक रहा है। बिल्कुल, आप देखिए पहला टॉपिक हमारा फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड, पीस इन अफगानिस्तान। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर गवर्नेंस की बात हो रही है, अब मिलिट्री कोर्ट्स भी गवर्नेंस का इशू है, तो उसके लिए डायलॉग जरूरी है। ठीक है, ओके, सो अब अगेन हाउ डू वी गेट एवरीबडी ऑन द सेम पेज? देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं, बार मैं ये कह रही हूँ, हर जगह जा रहा है, मीडिया हैज टू प्ले इट्स रोल। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझाने की बात है कि जनाब ठीक है, आपकी अपनी एक शनाख्त है, हर पॉलिटिकल पार्टी का आपका अपना एक एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है आपका, आपके अपने मैनिफेस्टोज हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इस रियासत का भी तो कोई मैनिफेस्टो होना चाहिए कि नहीं? साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो है वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो खेली जाती है, जो हमारी पार्टीज भी खेलती हैं कि हम फलाने सूबे के हैं या हम ये हैं या हम वो हैं फलाना, ये रुकेगी? बिकॉज इससे पार्टीज का फायदा जरूर होता है, जब उनको सूट करता है डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जब उनको सूट करता है तो सारे एक पेज से भी आ जाती है और जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की फिर से बातें कर रही होती हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि वही गवर्नेंस के इश्यूज से रिलेटेड है ना जब ये मामला। अब मुझे देखिए, रिसेंटली अब बात हो रही है जी, सिंध के हवाले से भी होती है जी, कि अब लोग कहते हैं जी अच्छा, वंस अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुड यूज सिंध कार्ड। भाई, सिंध क्या पाकिस्तान का सूबा नहीं है? इज इट आउट ऑफ पाकिस्तान? अगर आपको कुछ शिकायत है
वफाक से, तो आप उनसे बैठ के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मौजूद है, आइए अपने खर्चात वहाँ पे जाहिर कीजिए, अपनी बात कीजिए, आप उनसे निगोशिएट कीजिए. देखिए रियासत के जो मामला होते हैं वो तो किसी प्लेटफॉर्म पे तय होते हैं ना. एक फेडरेशन है पाकिस्तान में, वफाक है. अच्छा, उसके लिए इदारा क्या है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठते हैं, ठीक, सूबों के वज़रा आला वहाँ पे बैठते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे होते हैं, जो भी आपके इकोनॉमिक इशूज हैं, आपका वाटर प्रॉब्लम है, जो भी मसाइल है वहाँ पे बैठ के बात कीजिए. रिसोर्सेज की बात है या NFC की भी बात हो रही है, वो भी आना है. तो उसके लिए तो फोरम मौजूद. अगर आप ये कहें कि मुझे अगर कोई नया जो है वो आके इन्वेस्टिगेट करे, मेरे कोई चीजें ऐसी अकाउंट्स ला दें, जैसे आजकल फेक अकाउंट, बेनामी अकाउंट और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या फिर वो सूबा खतरे में पड़ जाता है? यही बदकिस्मती है हमारी कि अगर किसी सियासतदान से पूछो कोई बात तो कहेगा अच्छा जी जमहूरियत को खतरा हो गया, किसी मेरे जैसे जर्नल से पूछो तो मैं कहूँगा सहाफत को खतरा लाक हो गया. तो इस मुल्क में कभी इंसाफ को खतरा हो जाएगा, कभी कौमी सलामती. ये चीजें हमें खत्म करनी है कि सिंध के अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड से कोई पूछा जाए तो सिंध को कोई खतरा नहीं है. तो प्रॉब्लम ये होता है कि पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एस्टेब्लिश उस तरह नहीं हो सकती, इंडिविजुअल्स जो है दे आर मोर पावरफुल देन द पॉलिटिकल पार्टीज. तो फिर ऐसे ही होगा, वो एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर जब पॉलिटिकल विलिंग डीलिंग होती है तो उसमें ऐसी बातें आपके सामने आती हैं. वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट एंड डिस्कशन राना साहब. हमेशा की तरह नाज़रीन, आई होप दैट यू एंजॉयड द शो और काफी इंटरेस्टिंग था. कंसेंसस मेरे ख्याल से इस शो पे ये आया है कि चाहे इंडिविजुअल हो चाहे इंट्रा इंस्टीट्यूशन हो, डायलॉग की बहुत शदीद जरूरत है. बिकॉज जब तक हम लोग बातचीत नहीं करेंगे हम लोग एक पेज पे नहीं आ सकते. एंड फिर से मैं ये कहूंगी एक पेज पे होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज हाउ कंट्रीज मूव फॉरवर्ड, इंडिविजुअल्स मूव फॉरवर्ड. हमेशा की तरह उम्मीद यही है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ ही जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग जी. अल्लाह हाफिज.